शुरू करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग जितने भी बच्चे आप लोग ज्वाइन हुए हैं, आप लोग अपना अपना एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक लेके आ जाओ। आज हम एनसीईआरटी को ज़्यादा फॉलो करेंगे। ठीक है। जितने बच्चे हैं सबके सब क्या है, एनसीईआरटी की बुक लेके आ जाएंगे प्लीज़। अरुणिमा, कुणाल, निधि, पीयूष, जितने भी बच्चे, पुष्यम, प्रत्युष, रजनीश, शिवांगी, विनीत, तो जो भी बच्चे हैं सारे लोग, शिवांगी, आप सब लोग एनसीईआरटी की बुक लेके आ जाओ। ठीक है, क्योंकि मैं व्हाइट बोर्ड पे आज क्लास कराने वाला हूँ। ओके, ऑलरेडी रखे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। पेज नंबर, यहाँ पे जो पेज नंबर है हमारा, ये पेज नंबर है आपका 44, एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन फॉर्म करके बताता हूँ। ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है आप लोग खुद से ट्राई करना कि कैसे क्या करना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आफ्ताब, मैं क्वेश्चन पहले रीड कर देता हूँ। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now, okay, I shall be 3 times as old as you will be. Okay. Represent the situation algebraically and graphically. Right? तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें इसका एक अलजेब्रिक एक इक्वेशन फॉर्म करना है इस पूरे स्टेटमेंट का। तो एक चीज आप लोग सब कुछ समझना, ध्यान देना, जब भी कभी अगो बोले, ठीक है, कि 7 years अगो, 3 years अगो, 8 years अगो, तो जब भी अगो बोले तो वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, 7 years मीन्स व्हाट, -7, प्रेजेंट एज -7। सपोज अगर आप लोग अगर अभी, सपोज आप लोग का एज अगर 10 साल है या 12 साल है, ठीक है, सपोज मैं 12 years मान लेता हूँ, आप लोग का एज क्या है, 12 years, प्रेजेंट एज ऑफ, सपोज योर प्रेजेंट एज 12 years, तो 5 years बैक या 5 years अगो आपका एज क्या रहा होगा, प्रेजेंट एज -5, राइट। सो प्रेजेंट एज मीन्स व्हाट, 12 एंड 12 -5, तो 5 years अगो यू वेर 7 years ओल्डर। 5 साल पहले आप क्या रहे होंगे, 7 साल बड़े रहे होंगे। ठीक है, समवन इज आस्किंग कि अगर 5 साल बाद आपका एज क्या होगा, या 3 years आफ्टर आपका एज क्या होगा। जो जब 3 years करते हैं तो क्या होता है, जब भी आफ्टर की बात करें, आफ्टर स्टेटमेंट आ जाए, आफ्टर, तो आफ्टर में क्या होता है, प्लस होता है, अगो में क्या होता है, माइनस होता है। तो ये बेसिक फंडा था, जब भी एज प्रॉब्लम हमारे क्वेश्चन में आए तो ये ध्यान देना। ठीक है, जब भी अगो होगा तो माइनस हो जाएगा एज, आफ्टर होगा तो क्या होगा, प्लस एज हो जाएगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्ताब जो है अपनी बेटी से बात कर रहा है और कह रहा है कि भैया क्या है ना, कि पहले तो हम ये देख लेते हैं कि आफ्ताब और उसकी बेटी का प्रेजेंट एज क्या है। तो चूंकि हमारा जो टॉपिक है, ये टॉपिक है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो हम लोग भी क्या करेंगे, अपने इक्वेशन को 2 वेरिएबल्स में फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं क्या लेता हूं कि सपोज द प्रेजेंट एज ऑफ, ठीक है, क्या कह देंगे हम कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब क्या है, एक्स है, और हिज डॉटर, इसके डॉटर का जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, वाई है। आफ्ताब का प्रेजेंट एज मतलब अभी का एज क्या है, एक्स ईयर है, और इसके डॉटर का प्रेजेंट एज क्या है, वाई ईयर है। करेक्ट। अब स्टेटमेंट पे आते हैं। आफ्ताब क्या कह रहे अपनी बेटी से कि 7 years अगो आई वाज 7 times एज ओल्ड एज यू वेर देन, मतलब कि मैं 7 साल पहले आपसे क्या था, 7 times आपके एज के बराबर था। कब, 7 years बैक, राइट। तो 7 years बैक अगर आफ्ताब की बात करें तो आफ्ताब क्या हो जाएगा, 7 years अगो द एज ऑफ आफ्ताब, मैं बहुत ही डिटेल में जा रहा हूं, ठीक है। एज ऑफ आफ्ताब क्या हो जाएगा, x-7, और एज ऑफ हिज डॉटर, इसकी बच्ची का एज क्या हो जाएगा, y-7। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आफ्ताब कहता है अपनी बेटी से कि 7 years अगो आई वाज, मतलब आफ्ताब एज
was 7 times as old as his daughter is at that time. यही कह रहा है ना ये, 7 टाइम्स 7 ईयर बैक जब उसकी बेटी का जो एज होगा उसके एज के बराबर क्या होगा, आफ्ताब का एज था 7 ईयर बैक। समझ में आया आपको ये स्टेटमेंट? किसी को अगर डाउट है यहाँ पे समझने में तो आप मेरे से पूछ सकते हो। आफ्ताब क्या कह रहा है अपनी बेटी से कि 7 ईयर अगो मेरा जो एज है, मेरा जो एज था वो एज क्या था, आपके एज के, अपनी बेटी के एज के क्या था, 7 टाइम्स उसके उस समय के एज के बराबर था। तो 7 ईयर बैक आफ्ताब का एज, अगर सपोज प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज व्हाट एक्स, हिज डॉटर प्रेजेंट एज इज व्हाट वाई, लेट अस अज्यूम आफ्ताब का प्रेजेंट एज क्या है एक्स, उसके डॉटर का प्रेजेंट एज क्या वाई है। तो 7 ईयर बैक, 7 ईयर अगो आफ्ताब का एज क्या रहा होगा, एक्स माइनस 7, उसके डॉटर का एज क्या रहा होगा, वाई माइनस 7। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आफ्ताब क्या कह रहा है, अपनी बेटी से कह रहा है कि माई एज वॉज 7 ईयर बैक, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वेर एट दैट टाइम। मतलब कि जो मेरा एज है 7 साल पहले जो मेरा एज रहा होगा वो क्या होगा, आपके एज के 7 टाइम्स रहा होगा, राइट? समझ में आया प्रत्युष? आफ्ताब का एज, द एज ऑफ आफ्ताब 7 ईयर बैक वॉज 7 टाइम्स द एज ऑफ आफ्ताब डॉटर एट दैट टाइम, राइट? तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब इसको चाहो तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई वगैरह कर लो। तो अगर सिंप्लीफाई करने जाते हैं तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई इज व्हाट 7y, और 7 7 जा 49, राइट? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब वेरिएबल्स को एक तरफ और कांस्टेंट को दूसरी तरफ लेके चले जाते हैं। तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7, माइनस 49 प्लस 7 क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ये हमारा हो गया क्या, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है फर्स्ट इक्वेशन को फॉर्म करने में? किसी को फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म करने में दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो देखो अभी पूछ लो, ठीक है? नहीं तो अगर आप पूछोगे नहीं तो फिर मुझे पता नहीं चलेगा। दिस द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ द सेकेंड इक्वेशन क्या कह रहा है, ये सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है आफ्ताब? मैं यहां पे सेकेंड स्टेटमेंट ब्लैक पेन से लिख रहा हूं। ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब फिर से क्या हो रहा है कि सेकेंड स्टेटमेंट हमारा यहां से बनेगा 3 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब कि आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर क्या हो जाएगा, आफ्ताब का एज क्या हो जाएगा, आफ्ताब एज विल बी x प्लस 3, राइट? 3 ईयर फ्रॉम नाउ द आफ्ताब प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज व्हाट, स्टिल x ओनली, उसकी बेटी का प्रेजेंट एज क्या y है। तो 3 ईयर फ्रॉम नाउ द आफ्ताब एज विल बी इक्वल टू व्हाट, x प्लस 3 ईयर, एंड हिज डॉटर एज आफ्टर 3 ईयर क्या हो जाएगा, y प्लस 3, राइट? 3 ईयर फ्रॉम नाउ आफ्ताब एज विल बी, अगर प्रेजेंट एज अगर आफ्ताब का x है तो 3 साल बाद आफ्ताब का एज क्या हो जाएगा, x प्लस 3। उसकी डॉटर का अगर प्रेजेंट एज y है, प्रेजेंट एज मतलब कि अभी का एज वर्तमान में y है, तो आफ्टर 3 ईयर उसके डॉटर का एज क्या हो जाएगा, y प्लस 3। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मिनट, ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, मतलब कि मैं जो हूं 3 साल बाद तुम्हारे एज के 3 टाइम्स हो जाऊंगा। मतलब कि आफ्ताब कह रहा है कि आफ्टर 3 ईयर माई एज विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज क्या, डॉटर। आफ्ताब एज आफ्टर 3 ईयर क्या हो जाएगा, x प्लस 3 बिकम इक्वल टू 3 टाइम्स y प्लस 3, यही कह रहा है ना? क्या कोई दिक्कत? x प्लस 3 विल बी इक्वल टू क्या, 3 टाइम्स y प्लस 3 हो जाएगा।
समझ में आया आप लोगों को? अब सेकेंड इक्वेशन को भी हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 इक्वेशन मिल जाएगा। तो समझ में आया आपको? प्रेजेंट एज अगर विल बी बोले, विल बी मतलब कि बाद में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो हमारा ऐड हो जाएगा। अगर वाज बोले तो क्या हो जाएगा, वो पहले का पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फ्यूचर टेंस में क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। अगर इंग्लिश समझते हो तो इतना हो ही जाएगा ना। नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करना है, एक्स में मल्टीप्लाई करोगे मतलब कि क्या हो जाएगा, अगर आप x में मल्टीप्लाई, इन दोनों को इक्वेट करना है ना, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इक्वल टू साइन ले रहे हैं। आप लोग ध्यान देना यहाँ पे, एक चीज बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है गलती करते हुए, वो क्या करते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना, आपको इक्वल करना है तो स्मॉलर क्वांटिटी में आपको नंबर से, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा ना। अगर आप बिगर क्वांटिटी में ऑलरेडी पॉजिटिव पॉजिटिव किसी भी एंटिटी से अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो और बड़ा हो जाएगा, वो कभी इक्वल नहीं हो सकता है। शौर्या, आपको समझ में आ गया कि अगर हम किसी भी, जैसे कि आपने अगर बोला कि सर अगर आप क्या कर रहे हो, आफ्ताब के एज में अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो आफ्ताब का एज कितना टाइम्स हो जाएगा, 9 टाइम्स बड़ा हो जाएगा। वो कभी उसके डॉटर के एज के बराबर हो ही नहीं सकता है, राइट। तो हमेशा क्या होगा, हम छोटे क्वांटिटी में जो भी पॉजिटिव क्वांटिटी होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कंफ्यूजन होता है लोगों को, तो इसको आप सॉर्ट आउट कर लेना, ठीक है। हमेशा छोटे क्वांटिटी में जिसका एज कम होगा उसमें पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा चलिए, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मैं नेक्स्ट पेज में आ जाता हूं। हमारा है x प्लस 3 विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स y प्लस 3। थोड़ा सॉल्व करो तो x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3y प्लस 9। अब x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट इक्वेशन हमारा था क्या, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। फर्स्ट इक्वेशन हमारा था x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 42। यह फर्स्ट है और ये सेकेंड इक्वेशन है। सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड यूज करना है हमें, सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड बोल रहा है कि अल्जेब्रिकली ग्राफिकली, मतलब कि ग्राफिकली हमें सॉल्व करना है इसको। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ आपसे कि भैया ये दो इक्वेशन मैं आपको दे रहा हूं, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 इक्वेशन नंबर 1, एंड दूसरा x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को सॉल्व करो ग्राफिकली, और सॉल्व करके क्या करना है आपको, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या आप लोग फाइंड कर सकते हो? बिल्कुल इसको एलिमिनेशन से कर सकते हैं, लेकिन जो ग्राफिकली है कर लेते हैं ग्राफिकली एक दो। वैसे एग्जाम में क्या है ना कि इसको एलिमिनेशन से ही करना, वो मेंशन नहीं करेंगे, 1 मार्कर में क्या है ना कि मेंशन नहीं करेंगे। एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे, डोंट वरी, एग्जाम के लिए भी हम लोग तैयारी करते रहेंगे, ओके, उसका आप टेंशन मत लो। कुणाल, कुणाल को क्या हो गया, म्यूट हो जाओ भाई। हाँ, तो इससे एक्स और वाई की वैल्यू आप लोग ग्राफिकली फाइंड करके बताइए जल्दी फटाफट। टेबल ड्रॉ करो, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कैसे क्या करना है। अरुणिमा, कुणाल, निधि, रजनीश, प्रत्यूष, शौर्या, सोनल, सुशांत, विनीत, शिवांगी, पुष्यम, पीयूष। चलिए आप लोग इसको ग्राफिकली सॉल्व करके बताइए क्या होगा। टेबल आपने बनाया होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। क्या अरुणिमा, निधि, हो जाएगा ना? ग्राफ पेपर है आप लोगों के पास? शिवांगी,
सुशांत कुछ बोल नहीं रहा है। सही बात है, तो आप लोग करो, नहीं बोल रहे हो तो अच्छी बात है। ओके, है तो अच्छी बात है। आंसर बताओ क्या होगा इसका, एक्स और वाई का आंसर। ग्राफिकली फाइंड करके आपको बताना है कि इसके आंसर क्या होंगे, एक्स और वाई का आंसर। कुणाल का आंसर है एक्स इक्वल टू 42 एंड वाई इक्वल टू 12। ठीक है भाई, देखते हैं। एक्स और वाई के लिए हमने अलग से टेबल बनाया है। सॉरी, फर्स्ट इक्वेशन के लिए टेबल है ये। यह इक्वेशन नंबर 1 का टेबल। पीयूष राज, आपका भी आंसर कुणाल के जैसा ही है। ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने बोला था कि आप लोगों को कि आप लोग सबसे पहले क्या करो, x को 0 कर दो। तो जैसे ही x को 0 कर देंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा। अब ये जैसे ही 0 होगा तो क्या हो जाएगा, ये जो है ये x जो है ना, वो है क्या, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहने का मतलब क्या है कि ये यूजर पे डिपेंडेंट है। ठीक है, मतलब आपका जो मन करे, यूजर मतलब कि हम लोग, हमारा जो मन करेंगे हम अपने मन से भर देंगे। ठीक है, जो भी मन करे, जैसा भी आपको डेटा अच्छा लगे आप अपने मन से डाल सकते हो। लेकिन y जो होता है वो क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। x हमारा इंडिपेंडेंट होता है, y क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। शिवांगी, आपका भी आंसर बराबर है सबके जैसा। देखते हैं, हम लोग भी यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। अरुणिमा, निधि, रजनीश, सोनल सिंह, सुशांत राज, सॉरी। हाँ, तो x क्या था, 0। अगर x 0 है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, -42 डिवाइडेड बाई -7। तो -42 डिवाइडेड बाई -7 क्या हो जाएगा, -42 डिवाइडेड बाई -7। माइनस माइनस कैंसिल, और 7 से 7 छक 42 मिल गया। एक तो हमें मिल गया। अब नेक्स्ट क्या है, हम ओ ठीक है। नेक्स्ट अगर हम y की वैल्यू, अगर हम ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू क्या कर दूं, 0 डाला तो 6 मिला। अब अगर मैं x की वैल्यू क्या कर दूं, 7 डाल देता हूं। तो x की वैल्यू अगर 7 डालता हूं तो क्या हो जाएगा, -7 इज इक्वल टू -42, या +7 कर दो, चलो। 7 -7y इज इक्वल टू -42, तो -7y इज इक्वल टू -42 -7। तो -7y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका -49। तो अगर आप 7 डालते हो तो क्या हो जाएगा, आउटपुट भी हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब अगर -7 डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर आप -7 डालते हैं तो क्या होता है, -7 डालते तो इस तरफ प्लस हो जाता, तो क्या हो जाता है, ये -7y इज इक्वल टू -42 + 7। -42 + 7 क्या होता है, 35, राइट। माइनस का 35, माइनस माइनस कैंसिल, और तो ये हो जाता आपका 5, राइट। अब अगर हम x का वैल्यू क्या डाल देते हैं, x का वैल्यू 42 डाल देते हैं। अगर x का वैल्यू -42 डाल देते हैं, x का वैल्यू क्या किया हमने, -42 डाल दिया, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये इस तरफ आ जाएगा, हाँ, तो 0 हो जाएगा, राइट। और तो इतना 3-4 वैल्यू हमने ले लिया है। अब सिमिलरली हम लोग इसके लिए करते हैं, सेकेंड वाले के लिए। इन सबको हटा देता हूँ, रफ वर्क को मैं हटा देता हूँ। फर्स्ट के लिए मैंने एक टेबल ड्रॉ किया है जिनसे 4 वैल्यूज हमने ले लिए हैं।
देखो ये जो ग्राफिकली है ना, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, टाइम लगेगा आपको, ठीक है। निधि, अरुणिमा, पुष्यम, क्या हुआ? सोनल सिंह, पीयूष राज, आप लोगों ने आंसर नहीं बताया अभी तक। हाँ, नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है। अब इसके रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है? वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसके रिस्पेक्ट में कुछ वैल्यू ले लेते हैं। अगर मैं x की वैल्यू 0 डाल दूं, अगर x हमारा 0 हो जाएगा तो y क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, तो 6/-3, 6/-3 इज व्हाट? -2। सबसे पहले हम x की वैल्यू 0 डालते हैं। दूसरा, अगर y की वैल्यू 0 डाल देते हैं तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, राइट। तीसरा, इफ x इज 1, अगर x का वैल्यू 1 है, 1 नहीं, रुक जाओ, x का 1 नहीं डालते हैं, क्या कर देते हैं हम यहाँ पे y का वैल्यू -1 डाल देते हैं। तो y, इफ y इज -1 देन x इज 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा x -3 इंटू -1 इज इक्वल टू 6। तो x माइनस और माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 6। x इज इक्वल टू 6 - 3 इज व्हाट? 3। वैसे ही चाहो तो एक आधा और वैल्यू कुछ ले लो। इसको क्या कर दूं? y की वैल्यू अगर हम चलो y का वैल्यू निकाल देते हैं। y का वैल्यू अगर हम ले ले क्या? 1, तो x क्या हो जाएगा? 9, ठीक है। तो ये हमारे पास एक टेबल बन गया। अब जब टेबल बन गया तो क्या करेंगे? हम कार्टेशियन सिस्टम ड्रॉ करते हैं। कार्टेशियन सिस्टम ड्रॉ करने के लिए मैंने बोला था आप लोगों को क्या करना है। आपको एक वर्टिकल लाइन जो कि y एक्सिस होगा, और दूसरा क्या होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि हमारा x एक्सिस होगा। अब इस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पे हमने क्या करना है? पॉइंट लेना है। तो पॉइंट आप इंडिकेट कर दो, कुछ पॉइंट। ये जो जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है क्या होता है? ओरिजिन होता है O, 0। इस तरफ क्या होगा? अब चूंकि डेटा अगर आप देखने जाओगे ना, तो डेटा में क्या है? 42 भी कहीं ना कहीं इंक्लूड है, तो थोड़ा सा हमें इंटरवल बड़ा लेना चाहिए, ठीक है। मैं रफली ले रहा हूँ, आप लोग ग्राफ पेपर पे अपने हिसाब से ले लेना, जो भी लेने का मन हो। तो अगर आप फर्स्ट यूनिट जो होता है, फर्स्ट बॉक्स होता है ना, फर्स्ट बॉक्स को आप 5 का ले लो। तो फर्स्ट बॉक्स इज व्हाट? 5। फिर क्या हो जाएगा? 10। फिर क्या होगा? 15। फिर क्या होगा? 20। फिर 25। फिर इस तरीके से 30, 35, 40 गोइंग ऑन, राइट। और ये भी क्या हो जाएगा? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है? हाँ, रफ में देखो, रफ में आंसर में गलती हो सकती है, क्योंकि आपको दिखाई दे ही रहा होगा। रफ में क्या एग्जैक्ट डेटा हमारे पास नहीं मिलता है। लेकिन क्या है, एक और चीज, अगर सिर्फ एमसीक्यू में पूछे, हमसे आंसर पूछ दे, ठीक है, तो हमें जो भी मेथड अच्छा लगता है ना, एलिमिनेशन हो, सब्स्टिट्यूशन हो, जो भी अच्छा लगता है उसको फॉलो कर लेंगे। वैसे आपको इतना डिटेल में तो अब नहीं पूछने वाला है। इस साल जो है बच्चों को, आप लोग को ये डिटेल में नहीं पूछेगा, लेकिन मैं ये चीजें है ना, इस साल की नहीं बता रहा हूँ कि हाँ भाई बोर्ड अगर हो गया, 10th हो गया तो हमारा काम खत्म हो गया। 10th हो गया तो हमारा काम खत्म नहीं हुआ, 10th के बाद भी हमें पढ़ना है। हाँ, 10th के बाद अगर नहीं पढ़ना हो तो जैसे मन करे वैसे आप लोग कर लो, आपकी मर्जी। तो -5, -10, मैं अभी एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोग आगे भी पढ़ने वाले हो, 10th के बाद भी, मतलब आगे की फर्दर जो है आपका जो होगा पढ़ाई होगा, ठीक है। इसलिए मैं डिटेल में जा रहा हूँ अभी। तो क्या कह रहा था मैं? पहले हम इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं, पहले वाले के लिए, ठीक है जी। तो पहले वाले के लिए ड्रॉ करते हैं, तो एक रेड कलर में ड्रॉ करते हैं पहले वाला। x क्या है? 0। x इज 0, y इज 6, तो कुछ यहाँ पे होगा। आप लोग ध्यान देना, गौर करना यहाँ पे, ठीक है। 5 से थोड़ा सा ज्यादा होगा 6, मतलब ग्राफ पेपर पे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगा। एक होता है बॉक्स, बॉक्स थोड़ा सा डार्क होता है, उसके बाद क्या होता है? एक लाइट लाइन होता है, तो उस लाइट लाइन क्या हो जाएगा? आपका 6 हो जाएगा। अगर 7 होता तो दूसरा वाला, 8 होता तो तीसरा वाला, 9 होता तो उसके बाद,
10 होता तो फिर ये हो जाता, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्या है 7 7, तो ये हमें पॉइंट क्या मिला, हमें ये पॉइंट मिल गया हमें 0,6। दूसरा क्या है 7,7, x इज 7, तो 7 कहीं यहाँ पे कुछ होगा, और y इज व्हाट ऑल्सो 7। दिख रहा है आप लोग को, ये क्या है 7,7। थर्ड x इज -7, ये -5 है, -7 क्या होगा, सम कुछ इसके बीच में आएगा, x इज -7, y इज व्हाट 5। फिर x इज व्हाट -42, तो -42 कुछ यहाँ पे होगा, और y इज व्हाट 0। तो इस तरीके से है ये, इस तरीके से हमारा एक लाइन ड्रॉ होगा, जो कि अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आई थिंक परफेक्ट लाइन आ जाएगा। अब हमारा चूंकि इस तरीके से है, तो थोड़ा सा आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, इस तरीके से एक लाइन हमारा ड्रॉ होगा, ठीक है। कुछ पॉइंट्स इस लाइन पे हम डाल देते हैं। ये क्या है, ये पॉइंट जो है वो क्या -42,0 है, ये पॉइंट क्या था हमारा 0,6 है, और यहाँ पे एक पॉइंट होगा कहीं पे -7,5, और इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमें मिल गया, ये है किसका ग्राफ, ये ग्राफ, ये लाइन है सपोज हमारा x - 7y इज इक्वल टू -42 का। ग्राफ में आप ये लाइन भी रिप्रेजेंट कर देना, ठीक है। ग्राफ में क्या करना है आप लोग को, ये लाइन भी रिप्रेजेंट कर देना है, ओके। तो अगर फर्स्ट वाला हो गया होगा तो फिर हम सेकेंड को ड्रॉ करते हैं। सेकेंड के लिए मैं दूसरा कोई कलर ग्रीन कलर में यूज कर देता हूं। x इज 0, y इज व्हाट -2, x इज 0, y इज -2, कुछ यहाँ पे होगा, ये कलर दिख नहीं रहा है, चलो पिंक कर देता हूं। x इज 0, y इज -2, x इज 6, 6 कहाँ पे होगा, यहाँ पे x इज 6, y इज व्हाट 0, x इज 3, ओके, x is 3, y is -1, x is 9, y is 1। तो इस तरीके से होगा। अब आप इन सब लाइन को मिला दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये लाइन में ग्रीन कलर से ड्रॉ कर दूं क्या, हाँ, अब जो है यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, ग्राफ पेपर में जब जाओगे ना, तो ये लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जिस पॉइंट पे ये लाइन हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है, जैसे कि ये है डार्क वाला लाइन, इसके रिस्पेक्ट में चूंकि हमारा फ्री हैंड ड्राइंग है, तो भाई साहब ऑनेस्टली क्या है ना कि गलती हो सकती है, फ्री हैंड ड्राइंग है, याद रहे। आप लोग ये मत बोलना कि सर आपका तो आंसर मिल ही नहीं रहा है, हमें आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ से जो लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ये जो एक्स एक्सिस के जिस भी पॉइंट पे कट करेगा, प्रोसेस को समझो, ठीक है, प्रोसेस समझना ज्यादा जरूरी है। तो एक्स एक्सिस के जिस पार्टिकुलर पॉइंट पे ये ड्रॉ करेगा, सॉरी टच करेगा, वो हमें क्या देगा, हमें एक्स का वैल्यू देगा। यहां से क्या करेंगे, दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्शन से क्या करेंगे, हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद जिस पार्टिकुलर पॉइंट पे वो लाइन हमारा टच करेगा, वो पॉइंट क्या होगा, एक्स का वैल्यू होगा। और फिर क्या करेंगे, हम यहीं से सेम चीज एक प्रोसेस फॉलो करेंगे कि वाई पे भी हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो जब आप वाई पे जिस ड्रॉ करोगे और वाई के जिस पार्टिकुलर पॉइंट पे ये टच होगा, वो पॉइंट क्या देगा, हमें वाई का वैल्यू देगा। तो एक्स किसका वैल्यू था, एक्स आफ्ताब का एज था, और वाई क्या था, उसकी बेटी का एज। तो आप इस तरीके से ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करके और यहां से एक्स का वैल्यू निकालो और वाई का वैल्यू निकालो। जो एक्स आएगा वो क्या होगा, आफ्ताब का एज हो जाएगा, जो वाई होगा वो क्या होगा, हमारा उसकी बेटी का एज हो जाएगा, उसके डॉटर का एज हो जाएगा। कोई डाउट है यहां तक, कोई डाउट है आप लोग को?
किसी को कोई डाउट है? नो सर, नो सर, नो सर, विनीत नो सर। नीरज कुमार भी आया है आज। नीरज कुमार आते जाते रहते हैं। तो अगर नहीं है डाउट तो भाई क्या और ग्राफ करना है? मैं क्या करता हूं, मैं सारे का इक्वेशंस फॉर्म कर देता हूं, ठीक है। दो तीन जो क्वेश्चन है यहाँ पे इक्वेशंस फॉर्म कर देता हूं। ग्राफ आप लोग घर पे ट्राई करना, ठीक है। और अगर ग्राफ ना समझ में आए तो मेरे से पूछना, क्या कहते हो? क्योंकि क्या है ना कि ग्राफ करने में बड़ा टाइम लग रहा है। राइट, आप लोग क्या कहते हो? मैं सबका इक्वेशन फॉर्म कर देता हूं, जितने भी इक्वेशंस है ना इसका इक्वेशंस फॉर्म कर देता हूं, क्योंकि इक्वेशंस फॉर्म करना ज्यादा जरूरी है कंपेयर टू ग्राफ। ओके, तो मैं सबके लिए इक्वेशंस फॉर्म कर देता हूं और आप लोग ग्राफ अपने घर पे प्रैक्टिस कर लेना इस पे, ठीक है। चलिए, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 44, एनसीईआरटी, क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग क्वेश्चन जरा एक बार रीड करो फटाफट। सेकेंड क्वेश्चन, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3,900, ठीक है। तो क्या कर देंगे हम, सबसे पहले क्या लिख देंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, और कॉस्ट ऑफ अ बैट भी लिख सकते हो आप, ठीक है, एक्स। और क्या था, बॉल इज व्हाट, वाई। एक बैट का कॉस्ट क्या है, ₹X, एक बॉल का कॉस्ट क्या है, ₹Y। कितने बैट खरीद रहा है फर्स्ट केस में कोच, नीरज? कितने बैट खरीद रहा है कोच? कोच खरीद रहा है आपसे कितना, 3 बैट, मतलब कि 3 टाइम्स X। और बॉल कितने खरीद रहा है वो, 6। और दोनों को अगर कंबाइंड करके खरीद रहा है तो टोटल कॉस्ट इसको कितना पे करना पड़ रहा है, ₹3,900। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट है यहां तक? फिर क्या आ रहा है कि लेटर सी बाय अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, ऑल्सो अनदर बैट मतलब कि एक बैट प्लस कितने बॉल्स, 3 बॉल्स, एंड सी हैज टू पे हाउ मच, सी हैज टू पे 1,300, 1,300 रुपए। दोनों इक्वेशन मिल गए। अब इन दोनों को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। समझ में आ गया? एक क्रिकेट टीम है, उसका जो कोच है वो क्या कर रहा है, 3 बैट और 6 बॉल परचेज कर रहा है, जिसके लिए उस कितना पे कर रहा है, 3,900 रुपए। बाद में एक बैट और 3 बॉल के लिए क्या पे कर रही है वो, 1,300, मतलब 1,300 रुपए पे कर रही है। अब क्या करना है आपको, X और Y का वैल्यू फाइंड आउट करना है ग्राफिकली। तो आप लोग कर लोगे X और Y की वैल्यू फाइंड, राइट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट आप लोग करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 में रीड करो, क्या कर रहा है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ द एप्पल एंड 1 kg ऑफ द ग्रेप्स, ओके, ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी 160 रुपीज, ठीक है। तो एप्पल का मान लो कितना हो जाएगा, X, और क्या अंगूर, ये क्या है हमारा Y, राइट। कितना खरीद रहा है वो, 2 kg ऑफ द एप्पल, मतलब कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 kg ऑफ एप्पल, सो 2x प्लस 1 kg ऑफ ग्रेप, so the total cost is what, 160, correct Arunima, 2x plus y is equal to 160, very good. What is the second equation now, after a month the cost of 4 kg of apple, मतलब कि also another equations, 4 kg of apple means what, 4x plus 2 kg of grapes मतलब 2y is equal to 300 रुपीज। समझ में आ गया आपको, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300, वेरी गुड। तो ये हमारा क्या हो गया, दोनों के दोनों इक्वेशन मिल गए। तो आप लोगों को क्या करना है कि मैंने इक्वेशन लिख दिया है, आप लोग ग्राफ पेपर पे जाके इसको डिस्कस करोगे।
अब क्या हमारा मीटिंग खत्म होने वाला है, जैसे मीटिंग खत्म होगा फिर से हम लोग रिज्वाइन होंगे, रिज्वाइन होकर हम लोग 3.2 एक्सरसाइज आज ही कंप्लीट कर लेंगे एनसीईआरटी का। ठीक है, एक बार एनसीईआरटी कंप्लीट करा दो तो फिर मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, कुछ एमसीक्यूज वगैरह थोड़ी देर बाद, मतलब कि 1-2 क्लास के बाद कराऊंगा। एलिमिनेशन जब शुरू करेंगे तो बिल्कुल करेंगे कुणाल, डोंट वरी। ठीक है, हम लोग जब एलिमिनेशन शुरू करेंगे तो हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे, टेंशन मत लीजिए आप। ठीक है, पहले इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि इसी से रिलेटेड हमारा क्या है, नेक्स्ट चैप्टर जो है होगा। क्या होता है, दो इक्वेशंस अगर आपको दे रखे होंगे, कोई भी अगर दो लीनियर इक्वेशंस अगर आपको दे रखा होगा, तो उन दोनों लीनियर इक्वेशंस में, ठीक है, जो उसके कोएफिशिएंट्स के रेशियोज है ना, उस कोएफिशिएंट्स के रेशियोज को अगर हम कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें उसका ग्राफिकली एक शॉर्टकट मिल जाएगा कि वो लाइन हमारा इंटरसेक्टिंग होगा कि नहीं। मतलब ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बिना ग्राफ ड्रॉ किए हुए भी हम उसको बता सकते हैं। और जनरली क्या है ना कि एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो इसी टॉपिक से बनने वाला है। एमसीक्यू में ग्राफ जनरली पूछेंगे नहीं, वो ग्राफ अगर ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आएगा ना तो वो ग्राफ आपको ऑलरेडी दिया होगा। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए तो बिल्कुल नहीं पूछेगा, वो आपसे इस टॉपिक से रिलेटेड चीजें पूछ सकता है। मैं एक बार इसको फिर से रिवाइज करा देता हूं। अगर हमारे पास दो इक्वेशंस है, दो लीनियर इक्वेशंस है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, फर्स्ट वन इज सपोज a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड वन इज a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों के कोफिशिएंट के रेशियोज को अगर आप कंपेयर करोगे, तो जब आप कंपेयर करोगे तो क्या क्या रिलेशन हो सकता है। एक ये हो सकता है कि सर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ x में फर्स्ट इक्वेशन का और कोफिशिएंट ऑफ x ऑफ द सेकेंड इक्वेशन, इसका जो रेशियो होगा वो y के कोफिशिएंट के रेशियोज के बराबर नहीं होगा। और अगर बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, वो दोनों के दोनों लाइन क्या होगा, इंटरसेक्टिंग हो जाएंगे। मतलब कि हमारा जो लाइन होगा वो इस तरीके से लाइन बनेगा। ठीक है, आप लोग साइड में ड्रॉ भी कर लो। और अगर इस तरीके से इंटरसेक्ट करेगा तो ये क्या होगा, किसी एक ही दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब क्या है कि वो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, और एक पॉइंट पे क्या होगा, उन दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम सेम होगी, बराबर बराबर होगी। मतलब कि ये जो बराबर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा ना, वही हमें क्या देगा, सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो कि हमने अभी अभी ग्राफ में डिस्कस भी किया था। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही देगा। और ये क्या होगा, यूनिक होगा, अकेला होगा, यूनिक होगा, राइट। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, मतलब कि यूनिक कहने का मतलब क्या है कि इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट जो है वो क्या है हमारा, इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर इस तरीके से बातें आ रही है, रेशियो अगर इस तरीके से हमें तीनों का रेशियो, मतलब a1/a2 का रेशियो इज इक्वल टू b1/b2 का रेशियो इज इक्वल टू c1/c2 का रेशियो अगर हो, तो वो दोनों के दोनों लाइन क्या होगा, एक दूसरे पे ओवरलैप्ड होंगे, मतलब कि कोइंसिडेंट कहते हैं उसको। ठीक है, मैथमेटिकली कोइंसिडेंट कहते हैं, इस तरीके से ओवरलैप। और जब आप दो लाइन अगर ओवरलैप कहते हो इस तरीके से, अगर आपको दो लाइन ओवरलैप मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये सारे पॉइंट को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा दोनों लाइन। मतलब कि जो अगर मैं पॉइंट 1,2 ले रहा हूं तो 1,2 क्या है, पहले वाले को भी सेटिस्फाई करेगा और दूसरे इक्वेशंस को भी सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरीके से
सॉल्यूशन एक लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कितना होता है, हमने देखा था लास्ट क्लास में कि लीनियर इक्वेशन का सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। तो अगर दो लाइन अगर क्या कहते हैं कोइंसिडेंट है, तो इस केस में क्या होगा, उसके सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस बनेंगे। ओके, और जो पोजीशन होगा वो क्या होगा हमारा, कोइंसिडेंट, मतलब कि एक दूसरे पे ओवरलैप्ड। इसके बाद जो नेक्स्ट केस होता है, वो नेक्स्ट केस क्या होता है हमारा, कोई डाउट? मैं तुम्हें बता दूंगा, अभी नहीं कर सकता मैं बता दूंगा तुम्हें, ठीक है कुणाल? थर्ड क्या कह रहा है हमें, कि अगर इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, मतलब कि इसके साथ साथ पैरेलली हम एग्जांपल्स भी देखेंगे, अभी तुरंत देखेंगे। ठीक है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो क्या होगा, वो लाइन क्या होगा, पैरेलल हो जाएंगे, मतलब इस तरीके से हो जाएगा पैरेलल लाइन। और एक चीज याद रखना, कभी भी दो पैरेलल लाइन क्या होगा, कभी भी मिलेंगे ही नहीं। और जब वो मिलेंगे ही नहीं ना, मतलब क्या होगा कि उन दोनों के बीच में कोई संबंध ही नहीं बनेगा, कोई रिलेशन ही फॉर्म नहीं होगा। जब रिलेशन फॉर्म नहीं होगा तो क्या होगा, उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, मतलब कि क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। संबंध कब बनता है, जब एक दूसरे से मिलोगे, इंटरेक्ट होगे। तो दो लाइन क्या है, ये कभी एक दूसरे से इंटरेक्ट ही नहीं हो रहा है, कभी मिल ही नहीं रहा है। तो जब मिलेंगे नहीं, इंट्रैक्शन ही इनके बीच में नहीं होगा, तो क्या होगा, कोई रिलेशन फॉर्म नहीं होगा। जब रिलेशन फॉर्म नहीं होगा तो क्या होगा, इनके बीच किसी भी तरीके का रिजल्ट ही फॉर्म नहीं होगा, मतलब कि कोई सॉल्यूशन निकलने वाला नहीं है। बात विचार हुआ ही नहीं तो सॉल्यूशन कहां से आएगा, बात तो आगे बढ़ेगी नहीं। तो यही है यहाँ पे कहानी, समझ में आ गया होगा आप लोग को। लाइंस क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो आप लोग अपने हिसाब से लाइन भी ड्रॉ करके इस तरीके से इसको नोट कर सकते हो। वैसे यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखा है, आप लोग चाहो तो इस एग्जांपल को, इसके पहले वाले के लिए ये एग्जांपल, दूसरे वाले के लिए क्या ये एग्जांपल, और तीसरे वाले के लिए ये एग्जांपल कंसीडर कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो फटाफट जरा नोट कर लो। और कुणाल का कुछ डाउट है तो भाई कुणाल, वो जब मैं कराऊंगा तो तुम एक बार रिमाइंड करा देना, मैं वो क्वेश्चन आपको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन जिससे भी कहोगे मैं करा दूंगा। अभी फिलहाल फिलहाल मेरा ग्राफिकल का मूड चल रहा है। ठीक है, तो अभी थोड़ा मुझे इधर ही रहने दो, क्योंकि वो मैंने अभी तक शुरू ही नहीं किया, एलिमिनेशन मैंने अभी तक पढ़ा ही नहीं, तो मैं उसके डाउट तुम्हारा क्लियर नहीं कर सकता अभी ग्रुप में। ओके, हाँ चलिए, तो आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब अगर आप लोगों ने नोट कर लिया होगा तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइट। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस भी कर लिया था ये क्वेश्चन। हाँ चलो, चंपा का क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं। चंपावती क्या कह रही है, क्वेश्चन रीड करो आप लोग, अपने अपने टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन रीड करो। और हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे बिल्कुल भी, सिर्फ क्या करेंगे, हम इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे और चेक कर लेंगे हम लोग, जो अभी क्या कहते हैं, जो टेबल देखा था, ठीक है, कंपेयरिंग टेबल, उस टेबल से रिलेटेड हम लोग इसको चेक कर लेंगे कि क्या वो लाइन जो है इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है या पैरेलल है, क्या है, किस क्या है, नहीं है। ठीक है, क्या कह रहा है कि चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेज द सम पैंट्स एंड स्कर्ट। ओके, व्हेन हर फ्रेंड आस्क्ड हर how many of is she had bought, she answered the number of skirt is two less than twice the number of pant purchases। ओके ओके, इतना लंबा चौड़ा बोलने की क्या जरूरत है, सीधा नहीं बोल सकती है, वो टेढ़ी लड़की है चंपा। क्या क्या कहते हो तुम लोग, चंपा बोलती है कि भाई द नंबर ऑफ स्कर्ट इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट परचेजेस, मतलब कि पहले तो दो चीजें खरीद रही है, कुछ पैंट खरीद रही है और कुछ स्कर्ट्स खरीद रही है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि सी हैज परचेज एक्स नंबर ऑफ पैंट एंड वाई नंबर ऑफ स्कर्ट, राइट। एक्स क्या है, पैंट खरीद रही है, और वाई नंबर ऑफ स्कर्ट खरीद रही है। अब
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब इसके स्टेटमेंट पे आते हैं। ये स्टेटमेंट क्या दे रही है कि द नंबर ऑफ स्कर्ट इज, मतलब नंबर ऑफ स्कर्ट मीन्स वाई, नंबर ऑफ स्कर्ट क्या वाई, वाई इज द नंबर ऑफ स्कर्ट मतलब नंबर ऑफ वाई, वाई इज टू लेस देन, टू लेस देन मतलब कि जो भी नंबर होगा उसमें से क्या करना होगा, -2 करना होगा। समझना यहाँ पे हर स्टेटमेंट को बढ़िया से गौर से एकदम फ्रेम करने की जरूरत है, ठीक है। टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट परचेजेस, तो पैंट कितना परचेज हो रहा है, ट्वाइस मतलब दुगना, 2x, दुगना, ट्वाइस मतलब दुगना, 2x माइनस कितना, -2, जितना स्कर्ट खरीद रही है वो पैंट के दुगने से 2 कम। मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता हूं इसको, अच्छे से एक्सप्लेन समझ में आ जाएगा। चंपा कह रही है कि हमारा जो नंबर ऑफ स्कर्ट होगा वो क्या होगा, पैंट के नंबर के दुगने से 2 कम होगा, पैंट के नंबर के दोगुने। तो पैंट सपोज अगर एक्स पैंट खरीद रही है उसका दुगना क्या होगा 2x, उससे 2 कम। समझ में आया या फिर से बताऊं, द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 2 लेस देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट परचेजेज, मतलब कि जो नंबर ऑफ स्कर्ट, जो स्कर्ट का जो नंबर होगा वो पैंट के नंबर के दोगुने से 2 कम होगा, ठीक है। चलिए ये मिल गया हमें इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं। सेकेंड इक्वेशन में क्या कह रहा है, ये सेकेंड इक्वेशन में क्या कह रही है समझो यहाँ पे। हाँ, also the number of skirt is 4 less than 4 times the number of pant purchases. Okay, next statement, number of skirt, again the number of 4, number of skirt means what, y is equal to 4 times 4 times the number of skirt is 4 less than 4 times। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 4 times the number of pant, तो 4 times the number of pant means what, 4 of x माइनस क्या हो जाएगा 4। मतलब कि दूसरी बार दूसरा जो स्टेटमेंट वो दे रही है वो क्या कह रही है, वो कि जो मेरा स्कर्ट होगा वो मेरे पैंट के नंबर के 4 गुने से 4 कम होगा। समझ में आया। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रही है वो, कि मेरा जो पैंट का जो स्कर्ट का जो नंबर होगा, जितने भी नंबर ऑफ स्कर्ट होंगे वो क्या होगा, हमारे पैंट के, जितना मैं पैंट खरीदूंगी उसके 4 गुना से 4 कम होगा। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, थक गए क्या तुम लोग, या झंडा फहराने जाना है रात को। तो नहीं जाना है झंडा फहराने तो भाई मजे लो यहाँ पे। चप्पा की बातों को हम लोग क्या है अल्जेब्रिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं, अच्छे से एक्सप्लेन समझते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, इन सब का एक इक्वेशन फॉर्म कर लो। तो जैसे ही आप सबको एक साथ क्या करते हो, लिखते हो, तो क्या हो जाएगा ये 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा क्या हो जाएगा 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप बताओ कंपेयर करके कि किस तरीके का रिलेशन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो अगर मैं a1 बाई ए टू करूँ, याद रहे, अगर मैं a1 बाई ए टू करूँ तो a1 बाई ए टू क्या हो जाएगा 2/4, 2/4 मीन्स व्हाट 1/2, राइट। और b1 बाई b2 करूँ तो क्या हो जाएगा -1 बाई -1, मतलब कि क्या होगा 1। तो a1 बाई a2 इज, इन शॉर्ट a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। और अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है तो क्या होगा, ये दोनों के दोनों जो इक्वेशन बन रहा है, ये दोनों के दोनों इक्वेशन से जो दो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होंगे वो दोनों लाइन क्या होगा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, और इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या होगा, हमें एक पार्टिकुलर एक यूनिक सॉल्यूशन हमें मिलेगा। अब जो भी सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन आप लोग हमें अगले क्लास में बताना। बहुत अच्छे पीयूष, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट करो फटाफट, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में जाते हैं। इंटरसेक्ट ईच अदर, डेफिनेटली इट विल इंटरसेक्ट ईच अदर, और आपको क्या करेगा एक यूनिक सॉल्यूशन देगा। कुछ बच्चे हैं जो फर्स्ट मीटिंग में आते हैं, सेकेंड में वो लोग चले जाते हैं, उनके पास उतना पेशेंस नहीं होता है। प्रत्युष वगैरह कहाँ है, वो लोग आया था फिर चला गया। एनीवे,
जो है वो मजे लो, जो नहीं है वो भी मजे लो। अपने अपने तरीके होने चाहिए मजे लेने का। ठीक है जी। हाँ, तो ठीक है, तो अब आप चलिए 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या, फॉर्म द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो हमें ग्राफिकली फिलहाल के लिए क्या है, हम इसको ग्राफिकली होल्ड पे डालते हैं, कंपेयर करके बता देंगे कि क्या होगा, सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो फिर ग्राफिकली करेंगे। समझ में आया आपको? अगर पॉसिबल होगा तो आप ग्राफिकली घर से करके आना, यहाँ पे हम ऐसे ही डिस्कस कर लेंगे। तो आप लोग स्टेटमेंट बनाओ इसका। इस स्टेटमेंट का क्या करें, अलजेब्रिक एक इक्वेशन फॉर्म करो फटाफट। चलो फर्स्ट का, जल्दी जल्दी सब कोई, टाइम कम है, 3.2 आज खत्म कर देना है। हो जाएगा या मैं करूं? शिवांगी, सोनल, विनीत, पीयूष, कुणाल, पुष्यम, अरुणिमा। टेन स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, ये कंफ्यूज मत हो जाना आप लोग, ठीक है? 10 स्टूडेंट है, किसे? क्लास 10 का। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। करो करो, सोनल बोल रही हो जाएगा, तो चलो फटाफट करो इसको। 10 student of class 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girl is 4 more than the number of boys, सबसे पहले क्या करना होगा हमें, हमें एज्यूम करना होगा कि सपोज द नंबर ऑफ गर्ल इज व्हाट x एंड नंबर ऑफ बॉय इज व्हाट y। गर्ल की संख्या कितना है x, बॉयज कितने हैं y। कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं जी? 10 बच्चे। मतलब कि इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे, नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज को अगर आप ऐड कर दोगे, तो इनका जो एडिशन बनेगा वो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का वैल्यू 10 के बराबर होगा। क्योंकि क्लास में कितने बच्चे, 10 ही बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना। क्या कहते हो आप लोग? 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टू पार्ट इन मैथमेटिक्स क्यूज, मतलब कि 10 बच्चे क्लास 10 के जो है वो मैथ के किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसमें x गर्ल्स है और y बॉयज है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो गया। अब सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। अब गर्ल्स जो है, दूसरा क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑल्सो लिख दो यहाँ पे। गर्ल्स का जो संख्या है, गर्ल्स का संख्या क्या है हमारा, 4 ज्यादा है किससे, बॉयज के संख्या से। द नंबर ऑफ गर्ल्स, द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, इज 4 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, एक्स। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 प्लस वाई, बिकॉज द नंबर ऑफ बॉय इज व्हाट वाई, नंबर ऑफ गर्ल इज व्हाट एक्स, सो एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दो, तो रीअरेंज करो क्या होगा, इस वाई को एलएचएस में लेके आ जाओ, तो क्या होगा, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 2। यहां से क्या हुआ, आप लोगों को दो इक्वेशन मिला होगा। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, दूसरा क्या है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब देखते ही क्या है, एक लालच आ जाती है कि सर इतना लंबा ग्राफ कौन करेगा, एलिमिनेशन करके आंसर मिलाओ ना। ठीक है, तो आप लोग जब एलिमिनेशन हम लोग डिस्कस कर लेंगे अगले क्लास में, तो आराम से कर लेंगे। अभी के लिए ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, और ग्राफ ड्रॉ करना आपको आना चाहिए, काफी इजी है। ठीक है, वैसे मैं कंपेयर करके बता देता हूँ क्या होगा इसका। a1 बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू, इस केस में क्या, a1 बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है, मतलब कि क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका। क्या कहते हो आप लोग, यूनिक सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा? कोई कुछ नहीं रिप्लाई कर रहा है, काफी शांति है। शांति क्यों है भाई? किसी का तो आया नहीं होगा सर, क्या नहीं होगा?
सब कोई तो बोल रहा है कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, तो आप लोग का भी हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये हो गया होगा तो सेकेंड क्वेश्चन आप लोग फटाफट बनाओ, फटाफट सेकेंड क्वेश्चन करो। फर्स्ट मेन का सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट मेन का दूसरा नंबर ये क्वेश्चन। 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट इज बट 50 रुपीज। पहले क्या करना है सब कोई, एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट निकालो एक्स और वाई। वेरी गुड अरुणिमा, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 एंड 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। देखो एक लाइन में कर दी लड़की ने। उसने क्या किया, पेंसिल को x मान लिया और पेन को y मान लिया, तो 5x सीधा सीधी 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 फर्स्ट केस में। सेकेंड क्या हो जाएगा, 7 पेंसिल मतलब 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अब जो है बाद बाकी कहानी आप लोग कंपेयर करके देख लो। इसके ऊपर आपको बस लिख लेना था कि द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज व्हाट x, कॉस्ट ऑफ वन पेन इज व्हाट y। बस, बहुत अच्छे पीयूष। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया। अब इसके बाद अगर कंपेयर करना चाहोगे तो देखने से लग रहा है कि सर a1 बाई a2 क्या है हमारा, इक्वल नहीं है किसके, b1 बाई b2 के। तो क्या होगा, इसका भी यूनिक सॉल्यूशन होगा। ग्राफ ड्रॉ करके सॉल्यूशन फाइंड करके अगले क्लास में आप सब लोग दिखाओगे, बताओगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहा। अब जो है नेक्स्ट, ये हमारा एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये दोनों। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाएंगे एग्जाम में। कंपेयर करके, कंपेयरिंग द रेशियोज a1 a2 b1 b2 c1 c2, find out whether the line representing the following pair of the linear equations intersect at one point parallel or coincident। मतलब कि आपको क्या करना है, इसके रेशियोज को चेक करना है, a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2। और फिर आपको पता ही है, if a1 by a2 is not equal to b1 by b2 then intersecting, if a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 then क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट। ये वाला केस मतलब कि ये इस तरीके से सिचुएशन बनेगा, ये ऐसा सिचुएशन बनेगा। सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं, ओवरलैप्ड होगा ना इसमें, ये और एक ये ओवरलैप्ड, एक दूसरे पे ओवरलैप्ड। तीसरा, इफ a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2 देन क्या हो जाएगा, हमारा पैरेलल हो जाएगा ये। तो आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। फटाफट बताओ फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट में क्या होगा, जल्दी। यूनिक, पीयूष बोल रहा है यूनिक, a1 by a2 चेक करो, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। विनीत भी बता रहा है यूनिक, यूनिक ओके। a1 by a2 5 by 7, ये क्या हो जाएगा, -4/6, -4/6 इज व्हाट, -2/3। मतलब कि a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। मैं शॉर्टकट में कर दिया, तो क्या हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, यूनिक होगा। यूनिक, सोनल सिंह समझ में आया, पुष्यम को भी यूनिक आ गया, अरुणिमा ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड, a1 by a2 इज व्हाट, 9/18। अगर मैं सीधा सीधी करूँ, 9/18 इज व्हाट, 1/2। b1 by b2 means what, 3/6, 3/6 is equal to what, 1/2। and c1 by c2 is equal to what, 12/24, 12/24 is what, 1/2। तो इस केस में क्या हो जाएगा, a1 by a2 इक्वल है क्या, b1 by b2 इक्वल है क्या, c1 by c2 के। मतलब क्या होगा, ये लाइन होगा हमारा कोइंसिडेंट। ये क्या हो जाएगा, इन यूनिक और इंटरसेक्टिंग। थर्ड देखते हैं,
थर्ड 6/2 इज व्हाट 3, b1/b2 is what -3/-1, -3/-1 is what 3, and c1/c2 is what 10/9, 10/9 means what, मतलब a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2, तो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन. वाई? बिकॉज द लाइन्स आर पैरेलल. वेरी गुड अरुणिमा, वेरी गुड शौर्या. तो आप सबका हो गया होगा. सेकेंड हो गया फटाफट. नेक्स्ट. हाँ, नेक्स्ट में मैं आप लोग को एक चीज ध्यान दिलाना चाहता हूं. यहाँ पे आप लोग फिर से कंफ्यूज हो सकते हो यहाँ पे. हाँ सही है पुष्यम. नेक्स्ट क्वेश्चन में एक चीज याद, आप सब लोग यहाँ पे गौर करोगे, जिस भी पेयर ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन फॉर्म होगा वो क्या होगा, हमारा कंसिस्टेंट होगा. जिस भी पेयर ऑफ इक्वेशंस का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन फॉर्म हो सकता है, चाहे वो सॉल्यूशन क्या हो, यूनिक हो या इनफाइनाइटली मेनी हो. मतलब कि ये कहने का मेरा मतलब ये है, इन शॉर्ट अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे, कि जो लाइन पैरेलल होगा, जो पेयर ऑफ द लाइंस पैरेलल होंगे, वो क्या होगा, हमारा इनकंसिस्टेंस होगा. जो पैरेलल नहीं होगा, मतलब कि जो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा या ओवरलैप्ड वाला होगा, कोइंसिडेंट होगा, इसका क्या होगा, हमारा ये हमारा बन जाएगा हमारा कोई कंसिस्टेंट. और पैरेलल के लिए क्या बन जाएगा जी, हमारा जो पैरेलल होगा वो क्या होगा, हमारा इनकंसिस्टेंट. समझ में आ गया आपको? जब लाइंस पैरेलल होंगे तो वो क्या कहलाता है, हमारा इनकंसिस्टेंट. और जो सॉल्यूशन देता हो, चाहे वो यूनिक हो या इनफाइनाइटली मेनी हो, वो क्या हो जाएगा, हमारा कंसिस्टेंट हो जाएगा. तो ये समझ में आ गया होगा आपको? कोई दिक्कत है इस कॉन्सेप्ट में? किसी को कोई दिक्कत है? मतलब कि जिसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, नो सॉल्यूशन होगा, वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट. बाद बाकी सब कंसिस्टेंट. ठीक है. पैरेलल लाइन सिर्फ इनकंसिस्टेंट होगा, बाद बाकी सब क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा. छोटा सा कहानी है. बहुत अच्छे, नो सर नो डाउट, बहुत अच्छे. तो आप लोग ट्राई करके बताओ इसको. क्वेश्चन नंबर थर्ड फटाफट. क्वेश्चन नंबर थर्ड फटाफट बताओ. अच्छा एक और चीज, नेक्स्ट संडे 22 अगस्त को महामैराथन ट्रिगोनोमेट्री. ठीक है, ऑल एमसीक्यू. ध्यान रहे, एमसीक्यू का टेस्ट कब होगा, 22 अगस्त को, ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड. ठीक है. हाँ तो चलिए, क्या होगा, ये कंसिस्टेंट होगा कि नहीं होगा. a1/a2 चेक करो. a1/a2 फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, a1/a2 इज व्हाट 3/2 एंड b1/b2 इज इक्वल टू व्हाट 2/-3. मतलब कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2. तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, और यूनिक सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा. तो फर्स्ट वन इज व्हाट, कंसिस्टेंट. वैसे ही सेकेंड चेक करो. सेकेंड चेक करो, आप लोग ओरली भी चेक कर सकते हो यार. 2/4 इज इक्वल टू -3/-6 इज नॉट इक्वल टू 8/9. तो क्या हो जाएगा, ये लाइन क्या हो जाएगा, हमारा इनकंसिस्टेंट पैरेलल हो जाएगा. देखो 2/4 इज व्हाट 1/2, -3/-6 इज व्हाट 1/2, और ये 8/9 का इक्वल नहीं होता है, इनकंसिस्टेंट. नेक्स्ट थर्ड वन. थर्ड वन फटाफट आप लोग थर्ड वन करो, जल्दी से जल्दी. क्या है, प्रॉब्लम हो रहा है क्या थर्ड में?
थर्ड का कंसिस्टेंट होगा, अरुणिमा बोल रही है कंसिस्टेंट, पीयूष बोल रहा है कंसिस्टेंट। ठीक है भाई, देखते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर दो ना भाई साहब। क्या है ना कि प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना है। अगर ये सब देखने से थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है तो एलसीएम लेके सॉल्व कर दो। 3/2 ऑफ एक्स प्लस 5/3 ऑफ वाई इज इक्वल टू 7 है। एलसीएम क्या होगा, 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 3 के 9, 9x प्लस 5 2 10y इज इक्वल टू 7। तो 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 42। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। देखने से ही लग रहा है क्या है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट, फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला देखो फटाफट। फोर्थ बोल रहे हैं कंसिस्टेंट अरुणिमा, फोर्थ पुष्यम बोल रहा है कंसिस्टेंट। देखते हैं, विनीत का भी कंसिस्टेंट है, मतलब कि सॉल्यूशन है। सोनल, फोर्थ का आंसर क्या होगा, विनीत, शिवांगी, शिवांगी आंसर नहीं दे रही हो तुम। फोर्थ ही है ना, चलो देखते हैं। पीयूष, विनीत, many solution, okay. a1/a2 in fourth case, a1/a2 is what, 5 बटा -10, मतलब -1/2। b1/b2, b1 क्या है हमारा -3, b2 क्या है 6, तो -3/6 is what, -1/2। now c1/c2, c1 is what 11, c2 is what -22, 11 by -20 is what 1/2। सब में क्या हो रहा है, 1/2 -1/2 -1/2 आ रहा है। मतलब क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, मतलब मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या हो जाता है हमारा, कंसिस्टेंट, राइट। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन, फोर्थ हो गया। फिफ्थ, फिफ्थ का क्या होगा आंसर, अरुणिमा विनीत दोनों बता रहे हैं कंसिस्टेंट। ठीक है भाई, कंसिस्टेंट बता रहे हैं फिफ्थ का। 4/3 ये हो जाएगा हमारा 2/3 a1/a2। b1/b2 क्या हो जाएगा, b1/b2 इज व्हाट 2/3, ओके। नाउ c1/c2 8/12, 8/12 में सॉरी 4 दूना 8, 4 3 12, 2/3 2/3 2/3। तो सबका आंसर क्या हो रहा है, इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस, वेरी गुड। तो इसका जो क्या हो जाएगा, क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, मतलब क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। तो यहां तक कोई दिक्कत आप लोग को, यहां तक आते आते किसी को कोई दिक्कत, नो। ये तो काफी इजी था, मजा आया होगा लास्ट में जाते जाते। अब पूछ रहा है इसमें कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट देन ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो हम ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली को इग्नोर करते हैं फिलहाल, और सिर्फ चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सा कंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंट है। तो फटाफट इसको कर लो। फोर्थ का हर कोई फटाफट करेगा, और इस केस में मुझे 2-3 लोगों से आंसर मिलना चाहिए। मैं ये क्वेश्चन नहीं कराने वाला हूं, मैं ये क्वेश्चन नहीं कराने वाला हूं, मैं बस आंसर बताने वाला हूं। जैसे कि आंसर बता रही है अरुणिमा, ऑलरेडी विनीत बताना शुरू कर दिए, पीयूष ने भी बता दिया। फर्स्ट केस में क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मुझे दिख रहा है, आप लोगों को भी शायद दिखना चाहिए। कंसिस्टेंट पीयूष बता रहा है, पुष्यम बता रहा है, शौर्य इक्वल है,
तीनों कंसिस्टेंट। पहले वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, सेकेंड वाला मिल जाएगा। तो अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर कोई दूसरा इक्वेशन मिल जाए तो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। इन शॉर्ट, सीधा सीधी एक दूसरे पे लाइन क्या होगा, ओवरलैप्ड हो जाएगा। कहने का मतलब देखो, ये होता क्या है समझो जरा। ये जो है ना, एक मिनट आप लोग थोड़ा सा रुकना। एक लाइन इतना बड़ा है, एक लाइन सेगमेंट इतना बड़ा है, अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, लाइन क्या होगा, लाइन तो वही रहेगा, बस क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा वो। तो यही यहाँ पे बता रहा है कि x प्लस वाई इक्वल टू 8, पहला वाला क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, और ये क्या है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो सॉल्यूशन तो जो इस लाइन के, अगर मैं लाइन सेगमेंट की बात करूं तो यहाँ पे एंड हो जाएगा, लेकिन अगर मैं सीधे लाइन की बात करूं तो ये कभी क्या होगा, नेवर एंडिंग होगा। ये जाते रहेगा जाते रहेगा जाते रहेगा जाते रहेगा, इन्फिनिट तक जाएगा। दोनों का दोनों क्या होगा, दोनों के दोनों इन्फिनिट पे जाके इधर मिलेंगे, और ये मतलब कि हर जगह मिलते ही रहेंगे, राइट। कभी ऐसा नहीं होगा कि इन दोनों के बीच में विचरण हो जाए, ये हमेशा क्या रहेंगे, हमेशा साथ रहेंगे जन्म जन्मांतर तक। नेक्स्ट सेकेंड वाला भी वैसा ही है। अगर पहले वाले इक्वेशन में नहीं, सेकेंड क्या है हमारा, पैरेलल है। सेकेंड क्या है आप लोग का, सेकेंड क्या आया, सेकेंड का आंसर इनकंसिस्टेंट। वेरी गुड अरुणिमा, इनकंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, हाँ सेकेंड क्या है, पैरेलल है, ये इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट सबका आ गया। थर्ड क्या है, सोनल और शिवांगी, हो कि नहीं हो तुम दोनों, सोनल और शिवांगी, सोनल तो है, शिवांगी नहीं दिख रही है। अरुणिमा बोल रही है कि नेक्स्ट जो है सर वो कंसिस्टेंट है, थर्ड वाला। थर्ड वाला कंसिस्टेंट है क्या, हाँ। क्यों कंसिस्टेंट है थर्ड वाला, कोई मुझे बताएगा थर्ड वाला क्यों कंसिस्टेंट है, क्योंकि ये आई थिंक यूनिक है क्या, थर्ड वाला क्या है, 2/4, अच्छा 1/-2, हाँ यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा ये। थर्ड क्या हो जाएगा हमारा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। फोर्थ, फोर्थ क्या होगा, फोर्थ बोल रही है अरुणिमा, बता रही है इनकंसिस्टेंट। फोर्थ है क्या है, इनकंसिस्टेंट। तो 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। वेरी गुड, बिकॉज द लाइन्स आर पैरेलल, देखने से ही लग रहा है। शौर्या ने भी बताया इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन्स हैव नो सॉल्यूशन, राइट। तो हमने यहां तक अपना देख लिया। अब एक क्वेश्चन नंबर 5 जो है, जाते जाते देख लेते हैं, अब हमारे पास ज़्यादा टाइम है नहीं, 2 मिनट है, तो फटाफट इसको भी देख लेते हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन द लेंथ इज 4 मीटर, मोर देन इट्स ब्रेथ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ, ओके चलो रहने दो, अब इसको वर्ड प्रॉब्लम है तीनों, हम अगले क्लास में इसको फटाफट खत्म करके और फिर हम लोग अल्जेब्रिक मेथड शुरू करेंगे। अल्जेब्रिक मेथड कहने का मतलब क्या है हमारा, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और अगर आप लोग का मन हुआ तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में बस एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं उस पर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ज़्यादा कराने वाला हूं नहीं। क्वेश्चन जो भी होगा हमारा एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से ही होगा, क्योंकि एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन हमारे बोर्ड में है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं है। हाँ वो भी इजी है, वो क्या होता है, लेंदी कैलकुलेशन को सॉल्व करने का मेथड है वो। जब 11th 12th में जाओगे ना तो तुम्हारा डिटर्मिनेंट होगा, मैट्रिसेस होगा, तो उसमें उसके एप्लीकेशंस बहुत सारे जगह पे मिलते हैं। तो इसलिए मैं क्या है, कई कई सारी चीज़ें आपको ग्राफ वगैरह यहाँ पे बता दिया हूँ, इसलिए कि आप लोगों को क्या है ना कि आगे 11th 12th में जब पढ़ने जाओ तो दिक्कत ना हो। अब वहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा यार, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वर्चुअल चीज़ें हैं, तो वर्चुअल चीज़ें मैं उतना क्या टेक्निकली मेरे पास सब चीज़ें अवेलेबल नहीं है कि मैं आपको क्या है कि 3 डायमेंशन में ग्राफ ड्रॉ करके बता दूं। मैं फ्री हैंड ड्राइंग ही कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक टैब है। तो थोड़ा सा आप लोगों को भी पेशेंस के साथ मेरे साथ
रुकना पड़ेगा। ओके, उतना मेरे पास डिजिटल क्या है स्कोप है नहीं अभी फिलहाल। तो चलिए ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 हो जाने के बाद हम लोग अलजेब्रिक मेथड देखेंगे। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन के बाद एलिमिनेशन और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देख लेंगे, और फिर एंड में क्या होगा इस चैप्टर में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी है वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जाते जाते आप लोग एंजॉय कीजिए आप, और नेक्स्ट संडे के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए ट्रिग्नोमेट्री का एमसीक्यू क्वेश्चंस। ओके, गुड नाइट।